हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसकी बॉडी, उसके इंट्रोडक्शन, उसको कंक्लूड कैसे करते हैं। हमने एक प्रॉपर आउटलाइन ऑफ ऐसे को सीख लिया था। आज की क्लास में हम एक ऐसे को पूरा डिस्कस करेंगे, उसके अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, उसको कैसे हम अप्रोच करें। फिर मैं उसका आपको पूरा एक फ्रेमवर्क दूंगा कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या आपको डालना है, कैसे कैसे आपको लिखना है। वो पूरा फ्रेमवर्क देने के बाद आप क्लास को पॉज करके ऐसे लिख लेना, मतलब अपने से कुछ डेटा इटा इकट्ठा करके ऐसे लिख लेना। देन लेटर ऑन द क्लास में हम एक मॉडल ऐसे को पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ऐसे लिखा है मैंने, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमने डाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऐसे का टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल भारतीय समाज की बुनियादी आवश्यकता है। तो इस ऐसे में ऐसे की डिमांड क्या है? ऐसे डिमांड क्या कर रहा है ऐसे आपसे? ऐसे डिमांड कर रहा है कि जो यूएससी है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसकी अर्जेंट नीड क्यों है इंडियन सोसाइटी को या इंडिया को? इसकी अर्जेंट नीड क्यों है? देयरफॉर जो ऐसे है वो इसकी इम्पोर्टेंस को करेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस करने के लिए हमसे बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम इस ऐसे को अप्रोच कैसे करेंगे? तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो किसी स्टोरी के फॉर्म में या किसी डेटा के साथ स्टार्ट करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, तो एक स्टोरी आप कुछ भी लिखिए जो आपको पता हो किसी के बारे में, आप कोई हेल्थ केयर से परेशान हुआ हो, या खुद ही जो स्टोरी सार्वभौमिक जो हमारा स्वास्थ्य देखभाल है, या जो कि हमारा यूएस या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको इम्पोर्टेंस को डिफाइन कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ यूएससी को जो डिफाइन करे, आप एक ऐसी स्टोरी को बनाइए, एक ऐसी स्टोरी को लिखिए। ये इंट्रोडक्शन की हम बात करें। फिर नेक्स्ट जब आप उस स्टोरी को कंप्लीट करें, देन आप डेफिनेशन ऑफ यूएससी प्लस उसका पर्पस, या सिर्फ डेफिनेशन ही लिख दीजिए, पर्पस तो हम बॉडी में डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेशन ऑफ यूएससी को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में रखेंगे। फिर बॉडी वाले पार्ट में आते हैं। बॉडी बॉडी में आप डिस्कस करोगे हमें रिक्वायरमेंट क्यों है यूएससी की। ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि रिक्वायरमेंट को आप डिस्कस करोगे। ठीक है। देन चैलेंजेस, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या। एक सब टॉपिक रिक्वायरमेंट का होगा, एक सब टॉपिक बेनिफिट्स का होगा, एक सब टॉपिक चैलेंजेस का होगा। ठीक है। और
फिर हम डिस्कस करेंगे, सजेशंस देंगे हम, यानी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ें बॉडीज में हम क्रिएट करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई, इसमें समराइजेशन, सारे अपने आर्गुमेंट को हम समराइज करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कोट के साथ इसको एंड करेंगे। स्ट्रॉन्ग कोट रिलेटेड टू हेल्थ, ये हमारा अप्रोच रहेगा इस ऐसे को, यानी उसकी डिमांड है, उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, पहले एक स्टोरी को फॉर्म करना है जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को शो करे। सेकंड, इसकी डेफिनेशन देनी है, बेसिक डेफिनेशन। फिर बॉडी वाला सेक्शन आएगा जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट इंडिया केस में, इंडिया को क्यों ज़रूरत है, इंडियन केस में, ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। फिर उसके हम चैलेंजेस को करेंगे कि क्यों हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इसकी एप्लीकेबिलिटी में, एप्लीकेशन करने में क्या क्या दिक्कत है अभी। फिर सजेशंस कि किस तरीके से हम यूएससी को अप्लाई करें, और फिर कंक्लूड वही समराइजेशन, और कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आप एक स्ट्रॉन्ग कोट से इसको एंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। ठीक है, एक जनरल फ्रेमवर्क बना लेते हैं जिससे हम ये ऐसे लिखेंगे, फ्रेमवर्क। अब इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, वो एक वो स्टोरी है ही, वो आप फॉर्म करना। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे जो स्टोरी हमने लिखी है, प्लस डेफिनेशन। डेफिनेशन का बोला था, अब इस डेफिनेशन में क्या है, यूएससी की डेफिनेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। तीन बेसिक फीचर्स हैं इसके, कि अफोर्डेबल नेचर होना चाहिए इसका, अफोर्डेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सामर्थ्य। ठीक है, अफोर्डेबल नेचर होना चाहिए, यानी हर कोई फाइनेंशियल बर्डन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए इसको किसी के ऊपर भी। ठीक है, फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो पहला तो हो गया अफोर्डेबल। दूसरा हो गया एक्सेसिबिलिटी, ईजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी पहुंच होनी चाहिए। अगर कोई रिमोट एरिया का है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई रूरल एरिया में रह रहा है, हर किसी के लिए ये सेम नेचर में एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी उसकी पहुंच के अंदर में होना चाहिए। तो तीसरा है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल नेचर होना चाहिए। 3 ये है। ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो। हम्म, तो तीन चीज़ें हैं, अफोर्डेबल नेचर हो, एक्सेसिबल नेचर हो, और अवेलेबिलिटी इसकी हो। तो ये डेफिनेशन में आपको तीन चीज़ें रखनी है। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं, ये हमारी डेफिनेशन होगी। सेकंड, फिर हम बॉडी, अगेन अब बॉडी में सबसे पहले क्या डिस्कस करना था, सिग्निफिकेंस,
यानी महत्व, क्या महत्व है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, तो हेल्थ आउटकम्स को इंक्रीज करता है, यानी जो भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो है, ओवरऑल ये हेल्थ आउटकम्स को अच्छा कर देता है, यानी एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल बर्डन कम कर देगा। फाइनेंशियल बर्डन को डिक्रीज कर देगा, यानी वित्तीय जो बोझ है वह कम कर देगा, वित्तीय बोझ को। तो लोगों के ऊपर वित्तीय बोझ नहीं आएगा, स्पेशली पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए वित्तीय बोझ को ये कम कर देगा। तीसरी सिग्निफिकेंस क्या हम इसके करेंगे, इसके सोशल डायमेंशन, यानी इसके सामाजिक क्या क्या फायदे हैं, सामाजिक फायदे क्या क्या हैं इसके, अब हम इसको ये डिस्कस करेंगे। सोशल डायमेंशन इसके क्या क्या है, सामाजिक आयाम। ठीक है, तो हम इसके सोशल डायमेंशन को कर लेंगे। अब सोशल डायमेंशन में क्या क्या है, सामाजिक न्याय हो गया, और समानता, कि एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराता है, यानी सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराता है, प्लस इक्वालिटी लाता है समाज के अंदर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, यानी समानता को बढ़ाता है, और सामाजिक न्याय को लाता है। तो ये इसके हमने सिग्निफिकेंस इन पे आपको सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। फिर हम चैलेंजेस यानी चुनौतियां, चुनौतियों को हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है। ब्रेनस्टॉर्म करिए थोड़ा, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इससे रिलेटेड। पहला तो फंडिंग का ही होगा, अनुदान के क्या क्या दिक्कतें हैं, कि पूरे देश को आपको हेल्थ कवरेज देना है, तो इट्स रिक्वायर्ड अ हैवी सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो अनुदान की ही बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें आप डेटा दीजिएगा कि यूएससी से रिलेटेड, कि कितना ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल कितना परसेंटेज ऑफ बजट हमें खर्च करना पड़ेगा इफ हमें यूएससी को एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो इसके डेटा को दे के आप फंडिंग बताएंगे कि फंडिंग में कि क्यों क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत आ रही है, इतना बड़ा अमाउंट हमें चाहिए, एक अमाउंट बताना पड़ेगा ना, तो इस अमाउंट का हम डेटा देंगे। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बहुत बड़े अमाउंट में हमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, पूरे कंट्री के लिए, अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, वी नीड अ ट्रिमेंडस वर्कफोर्स just to make sure that the health coverage will work। तो हमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, या और प्लस ट्रेंड चाहिए, उनका टाइमली ट्रेनिंग होनी चाहिए, दे नीड टू बी प्रोफेशनल्स। तो इस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें डॉक्टर का रेशियो ही हम बता देना कि WHO के हिसाब से डॉक्टर का रेशियो क्या है पर पर्सन, और इंडिया में क्या है, एक डेटा ऐसे दे देना। ठीक है, WHO वर्सेस इंडिया, एक डेटा यहाँ से प्रोवाइड करा देना। ठीक है, और तीसरा है प्रॉब्लम हमारी, तीसरा चैलेंज क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिलेटेड, कि इसको गवर्न करने में और एडमिनिस्टर करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, सच एज प्रॉब्लम लाइक करप्शन, भ्रष्टाचार की क्या दिक्कत है। एक चैलेंज हमारा ये हो गया। हम्म। और लास्ट, कि हमारा कल्चरल और बिहेवियरल हम चेंजेस को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। कल्चरल प्रॉब्लम्स, इसके साथ हमारी कल्चरल क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये चैलेंजेस हो गए, ठीक है, हमने सिग्निफिकेंस कर लिया, चैलेंजेस कर लिए। फिर तीसरा हमें बॉडी में क्या पार्ट देना है, सजेशंस, कि कैसे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड, हमें यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराना है। वे फॉरवर्ड, आगे क्या किया जा सकता है। तो इसमें हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लेके आ सकते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे हमारी फंडिंग की प्रॉब्लम थी। हम्म। मैकेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, नवनु नवोन्वेषी वित्त पोषण तंत्र, हिंदी में ये कहते हैं। और वैसे तो ये क्या क्या हो सकते हैं, कि हम एक हेल्थ सेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अलग से। हेल्थ सेस को कर सकते हैं। सेस क्या होता है, कि जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हम किसी भी अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट को चार्ज करते हैं वो सेस होता है। हम्म। तो एक हम हेल्थ के लिए एक सेस को बना सकते हैं। स्वच्छ भारत के लिए जैसे आया था ना सेस, तो उसका पैसा सिर्फ उसी चीज के लिए यूज होगा जिस चीज के लिए वो सेस लगा है। तो हम एक हेल्थ सेस को क्रिएट कर सकते हैं अलग से। हम्म। दूसरा और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म क्या हो सकती है, कम्युनिटी ओन फाइनेंसिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी ओन फाइनेंसिंग क्या होती है, कि जो समुदाय का स्वयं वित्त पोषण, जो समुदाय जो है, जो कम्युनिटी है, वो खुद प्रोवाइड करा रही है एक पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर चीज के लिए मनी। एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, और सजेशन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि सिविल सोसाइटीज का हम एंगेजमेंट इंक्रीज करें। सोसाइटी का एंगेजमेंट इंक्रीज करें। सिविल सोसाइटीज क्या है, जैसे एनजीओस, ये हमारी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड यानी करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट क्या होती है बता। तो गवर्नेंस जो होती है ना, एक होती है गवर्नेंस, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है गवर्नेंस, एक होती है गुड गवर्नेंस, और एक होती है इफेक्टिव गवर्नेंस। ये इफेक्टिव गवर्नेंस पीएम मोदी ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या है, देखो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या है, कि एक सिंगल प्रोवाइडर है, कोई सिर्फ सिंगल प्रोवाइडर है। मतलब पैसा जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है, गवर्नमेंट से
गवर्नमेंट है, और नीचे वो मनी भेज रही है जहाँ पे पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो जनरली इनएफिशिएंट नेचर की होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल प्रोवाइडर है जो कि ऊपर से दे रहा है, तो इससे एक क्या होता है कि चॉइस नहीं होती है हमारे पास, जो सिटीजन्स हैं इनके पास चॉइस नहीं है। और इंक्रीजिंग द चॉइस इज एम्पावरमेंट। किसी को भी आपको एम्पावर करना है, उसको क्या करो, उसके आप चॉइसेस को इंक्रीज कर दो, और किसी को डिसएम्पावर करना है, उसकी आप चॉइसेस को डिक्रीज कर दो। तो गवर्नमेंट सिर्फ जब सिंगल प्रोवाइडर होती है तो वो चॉइसेस को लिमिट कर देती है और करप्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन हमारा जैसे जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये है ही कि गवर्न करना है लोगों को मल्टीपल चॉइस को प्रोवाइड करके। मल्टीपल चॉइसेस होंगी तो अगर आपका नहीं आ रहा उसको समझ में, ठीक है, वो दूसरी जगह से ले लेगा। तो जब हम इसको मल्टीपल सेंटर्स में बांट देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर रही है, सिविल सोसाइटीज कर रही हैं, कुछ एनजीओज कर रहे हैं, कुछ मॉनिटरिंग एनजीओज हैं, कुछ ग्राउंड लेवल पे एनजीओज काम कर रहे हैं, तो गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस हो जाती है। तो करप्शंस जो है वहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। क्यों डिक्रीज क्यों होने लगता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती, मल्टीपल प्रोवाइडर्स होंगे, अकाउंटेबल नेचर आ जाएगा, जवाब देना पड़ेगा आपको जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उस क्या करा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा इससे। एक सेकेंड। और लास्ट हमें अवेयरनेस जनरेशन करानी है। ठीक है, क्योंकि जब तक लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो काम ही नहीं होगा। तो अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, ठीक है, प्लस कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ये क्या करेगा, ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी जागरूकता सृजन और नागरिक समाज की भागीदारी। इससे क्या होगा, जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने लगेंगे। हम्म जब कम्युनिटी कहीं पे इन्वॉल्व होती है तो लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स के लिए, और वोकल होते हैं अपने राइट्स के लिए। तो इट विल डेफिनेटली एक कल्चरल चेंज को सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने, सजेशंस भी दे दिए, लास्ट हम इसको कंक्लूड करेंगे। पूरा आपको जो भी आपने लिखा उसको समराइज करना है। ठीक है, समराइज करना है कैसे कैसे, कि यूएससी नीड है, ठीक है, इट्स द नीड ऑफ द टाइम। ऑल दो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं, बट ये चीज़ें हो रही हैं। एंड फिर आप एक कोट करोगे, एंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट यू विल कंक्लूड योर एसे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं फ्रेमवर्क को, जो सॉरी, ठीक है, कि हम इंट्रोड्यूस स्टोरी, स्टोरी टेलिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन में अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज़ें। देन बॉडी, बॉडी में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में क्या क्या है, हेल्थ आउटकम्स पे क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है, फाइनेंशियल बर्डन को कैसे डिक्रीज करता है, उसके सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, देन उसके चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या हैं,
फंडिंग से रिलेटेड चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चैलेंजेस एंड कल्चरल चैलेंजेस। देन वे फॉरवर्ड, कि उसका सजेशंस हमको क्या क्या देने हैं, कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या होनी चाहिए, कैसे एनजीओस का रोल क्या होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और फिर कंक्लूड। अभी आप ऐसा करिए कि इस क्लास को यहीं पॉज करके कुछ डेटा को खुद से इकट्ठा करके और कुछ कोड्स को जो भी आपको नेट से मिल जाए आप लिखने की कोशिश करिए। देन हम इस पे ही एस्से को डिस्कस करते हैं, जो हमने मॉडल एस्से को प्रिपेयर कराया आपके लिए, जो मैंने लिखा है हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले इधर ही पॉज कर लेना और इसको एक बार लिख के देखना। थोड़ा टाइम लगे, 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगे, इसी फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़े से अपने कोड्स डेटास को इकट्ठा करो और पहले लिखो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ना, ये नॉलेज नहीं है, आर्ट है। इसको आप लिखोगे नहीं ना, सारा डेटा भी दे दूंगा, सारे कोड्स भी बता दूंगा, सारा फ्रेमवर्क भी सिखा दूंगा, आप लिख नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे, आपसे ट्रांजिशंस नहीं होंगे पैराग्राफ्स में, या पॉइंट फॉर्म में लिख के आ जाओगे, उससे मार्क्स मिलेंगे नहीं, वो काट के 0 दे देगा। तो इसको आप लिखो जरूर, पहले ट्राई कर लो, लिख लो, अच्छा लिखे बुरा लिखे वो चीज़ अलग है, लिखो। 500 वर्ड्स तो प्लस ही लिखना, ठीक है। एटलीस्ट 500-600 वर्ड्स लिखो इस पर। देन हम इसको अब डिस्कस करते हैं आगे। यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो हमने डिस्कस करा था सबसे पहले कि हम एक स्टोरी को फॉर्म करेंगे जो कि यूएससी की इम्पोर्टेंस को शो करेगी। तो हियर्स द स्टोरी। एक रमेश है, ही इज़ अ स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाला है, लिविंग इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, बाहरी दिल्ली में रहता है। दिल्ली के बाहरी एरिया में रहता है, एक स्ट्रीट वेंडर है, और उसकी जो डेली इनकम है ना, उससे वो बेयरली सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। जो उसकी इनकम इतनी कम है कि समहाउ बस गुजारा चल रहा है उसका। एंड देन कोविड-19 हैज अराइव्ड। उससे क्या हुआ, हिज इनकम फर्दर कॉम्प्रोमाइज्ड, उसकी इनकम जो है अब बेसिक मिनिमम नीड से भी नीचे चली गई है। एंड टू ऐड सॉल्ट टू हिज इंजरीज, अब उसको जो पहले से ही दिक्कत थी, परेशानी थी, उसमें क्या हुआ, हिज 7-year-old बॉय गॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, कि उसका जो बच्चा है उसको अब कोविड हो गया है। अब ना उसके पास सेविंग्स है, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हाउ कुड पॉसिबली ही विल बी एबल टू सॉल्व हिज चाइल्ड लाइफ, सेव हिज चाइल्ड लाइफ। अब ये स्टोरी हमें क्या टेल कर रही है कि क्यों हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, क्यों हमें ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत है लोगों को। अगर ये नहीं होगा तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो ऐसी सिचुएशंस में कैसे सरवाइव करेंगी। सो देन वी आस्क क्वेश्चन, डज द पुअर चाइल्ड डज नॉट हैव राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमारा, क्या ये पुअर पीपल के लिए, अब उस पुअर चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है ना कि हेल्थ केयर इज अंडर द आर्टिकल 21। अच्छी हेल्थ, राइट टू हेल्थ इज अंडर राइट टू लाइफ। तो ये क्या उस इस पुअर चाइल्ड को के लिए नहीं है, या पुअर पीपल्स के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए नहीं होता है। एंड व्हाई डू पुअर पीपल सफर अ लॉट व्हाइल परचेजिंग हेल्थ सर्विसेज। क्यों पुअर पीपल्स जो हैं वो इतना परेशान क्यों होते हैं जब उनको हेल्थ सर्विसेज चाहिए होती है। एंड व्हेन विल बी एबल टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब हमने यहाँ पे बोला कि कब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव कर पाएंगे, बिकॉज हमने क्या बताया, इट्स अ नीड ऑफ द आर। द स्टोरी शोड कि यूएससी इज नीड ऑफ द आर।
ये हमें अभी जरूरत है इसकी। हम्म। तो अचीव कब करेंगे हम? ठीक है, अब हम फर्दर डाइव इन करेंगे इसमें। नेक्स्ट में। हम्म। एक सेकंड, वापस वहीं चला जा रहा है। हाँ। हम्म। नीड ऑफ द आर है। एक सेकंड। अब हमने डिफाइन करा कि यूएससी है क्या, व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज द कॉन्सेप्ट वेयर हेल्थ केयर इज अफोर्डेबल, ठीक है, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन दे दी। इट इज एसोसिएटेड विद राइट टू लाइफ, एंड हमारा डीपीएसपी में है सिक्योर गुड लिविंग कंडीशन टू ऑल। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज एसोसिएटेड। ये दिस टेल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी हम सारे नागरिकों को यूएससी प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट को डीपीएसपी के थ्रू भी सजेस्ट किया जा रहा है, एंड राइट टू लाइफ के तो अंडर में ही आता है। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमने सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हमने इसके महत्व हमने डिस्कस करे यहाँ पे कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज दैट इट इम्प्रूव्स द हेल्थ आउटकम्स। डिस्कस करा था ना कि हेल्थ आउटकम्स के बारे में बात करनी है। अब हेल्थ आउटकम्स को कैसे इंप्रूव करता है? विद प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, यही डेफिनेशन है उसकी। तो ये टाइमली प्रोवाइड कराता है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है और अफोर्डेबिलिटी होती है। इस वजह से ये हेल्थ आउटकम्स को इंक्रीज कर देता है। ऑब्वियसली बात है भाई, टाइमली अगर आपको इलाज मिलेगा तो देयर आर बेटर चांसेस कि देयर विल बी अ बेटर चांसेस कि मोर पीपल विल सर्वाइव, मोर पीपल विल लिव अ मोर हेल्दी लाइफ, ज़्यादा हेल्दी लाइफ जी पाएंगे अगर हम लोग टाइमली प्रोवाइड करा पा रहे हैं हेल्थ केयर को, विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल इन नेचर। एंड विद दिस इंडिया सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि इसकी वजह से, यानी जो यूएससी होगा उससे इंक्रीज हेल्थ आउटकम्स होंगे, और उससे हेल्थ आउटकम क्या क्या होंगे? रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोर हेल्दी इंडिया विल क्रिएट, इनहेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी फॉर सिटीजन्स। अब हमने यहाँ पे इसको सब्सटेंटिएट करने के लिए, इस डेटा को सब्सटेंटिएट करने के लिए हमने एक मतलब इसको सब्सटेंटिएट करने के लिए हमने एक डेटा प्रोवाइड करा है। डेटा क्या है? ये रहा। द डेटा ऑफ नीति आयोग शोज दैट टाइमली अवेलेबल हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी रिड्यूसेस CMR चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट बाय 75%। अगर टाइमली अवेलेबल हो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी, तो जो CMR है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट्स है, वो 75%, सिग्निफिकेंट अमाउंट, इतने तक हम डिक्रीज कर सकते हैं।
just by providing it with what the infrastructure we have already. एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सेकंड इंपॉर्टेंस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूएससी रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज। ठीक है, वित्तीय बोझ को कम कर देती है। द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इज हैज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन पुअर पीपल। जो इनको एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ता है ना मार्जिनलाइज सेक्शन को, इट हैव द कैस्केडिंग इफेक्ट, द मल्टीपल फैसेटेड इफेक्ट। ठीक है, बहुत उसको हर अलग अलग पैरामीटर्स ऑफ लाइफ में वो अफेक्ट करता है। उसको सोशली भी अफेक्ट करेगा, वो फाइनेंशियली तो कर ही रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी होगा, के राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। तो इट हैज़ द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन पुअर पीपल, तो दे आर बियरली सर्वाइविंग, उनके पास है ही नहीं उतना, और ऊपर से द हेल्थ एक्सपेंडिचर का बर्डन भी उसके ऊपर। तो इसका हमने एक एग्जांपल दिया है। ये ऐसे एग्जांपल्स अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दिस काइंड्स ऑफ न्यूज़ जो आती रहती है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ये आपको यूज़ करने में अपने पेपर में, एसेज में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अ ट्राइबल मैन फ्रॉम झारखंड ड्यू टू हिज हेल्थ एक्सपेंडिचर्स फोर्स्ड टू सेल हिज डॉटर टू प्रोस्टिट्यूशन। और मार्जिनलाइज मैन है, थिंक दैट एक्सपेंडिचर की वजह से ना somebody has to sell his daughter to prostitution। इसमें एक चीज याद रखना, जब आप लिखते हो ना, ऐसे इज द प्री इंटरव्यू, ये आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए होता है। जैसे इंटरव्यू होता है ना आपके पर्सपेक्टिव के लिए, सेम जीएस में ना आपके पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए ना ऐसे होता है। तो जब आप लिखोगे ना, तो जब भी आप ना ऐसे चीज लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सही हो। अगर इसको आप ऐसे लिख दोगे, ट्राइबल मैन फ्रॉम झारखंड सेल हिज डॉटर ड्यू टू हेल्थ एक्सपेंडिचर फोर्सफुली, ये लैंग्वेज ना ये नहीं बता पा रही है कि उसकी दिक्कत क्या है, उसकी परेशानी क्या है। तो इज फोर्स टू सेल, वो चाहता नहीं है, बट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस करा। देन एक हमने स्टडी, a study conducted by Pune Urban Police Department, ठीक है, इन एक स्टडी की, देयर इज अ 50% ड्रॉप इन स्कूल इनरोलमेंट आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 आने के बाद पुणे वाले एरिया में स्कूल इनरोलमेंट में 50% का डिक्रीज हो गया, गिर गया। तो व्हाट इट शोज, ये स्टडी और ये हमको क्या बता रही है, द फाइनेंशियल बर्डन, देयरफॉर यूएससी फ्रीज रिसोर्सेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एसेंशियल नीड्स, अदर एसेंशियल नीड्स, लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करा देते हैं, तो जो मनी है जो वो हेल्थ में लगा रहा है, खुद को ठीक होने में लगा रहा है, वो जो उसके पास रिसोर्सेज बचेंगे वो उसको एजुकेशन में लगाएगा, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए लगाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, एंड ऑन अ ब्रॉडर सेंस मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। फिर तो इन्वेस्टमेंट भी होंगे, ग्रोथ भी होगी, एंड ओवरऑल वो तो फिर कंट्री लेवल पे भी उसके बहुत फायदे हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे पीपल पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होने लग जाएगा। अब तीसरा हमने डिस्कस करा सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, अब क्या है,
इक्वालिटी और सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो हमारा देयर इज अ सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी विच इज एसोसिएटेड विद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो इसमें हमने एक कोट कोट करा। ठीक है, देन अगेन वी यूज अ कोट। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी that all the forms of equality, the inequality in healthcare is most inhuman। क्या है, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उन सारी इनइक्वालिटी में ना सबसे अमानवीय या इनह्यूमन जो इनइक्वालिटी है ना वो हेल्थ केयर में। मार्टिन लूथर किंग का कोट है। देन वी हैव सोर्स द वर्ल्ड बैंक डेटा। एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, increase health cost has different effect on purchasing parity of different income groups। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि अगर हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज होती है तो जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन पे ना डिफरेंट इफेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई करोड़पति है और उसका मंथली हेल्थ का खर्चा मान लो 1 लाख है, तो बेयरली वो 1% ऑफ हिज इनकम, मतलब 1 करोड़ कोई कमा रहा है तो 1% ऑफ हिज इनकम वो खर्च कर रहा है अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर पे। लेकिन कोई 10,000 ही कमा रहा है और उसकी कॉस्ट ही 8,000 है, तो 80% ऑफ हिज जो इनकम है वो तो हेल्थ में चली जा रही है। तो सेम थिंग कि जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं ना उनकी परचेसिंग पैरिटी पे, यानी परचेसिंग पावर पे, यानी उनके ऊपर जो इफेक्ट है उस पर डिफरेंट डिफरेंट वो है। तो एज परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ पुअर पीपल गोज टू हेल्थ केयर, यानी मोर परसेंटेज जाता है पुअर पीपल का हेल्थ कॉस्ट में। एंड दिस नॉट ओनली अफेक्ट द फाइनेंसेस। क्या पापा, तो सिर्फ उसके फाइनेंसेस को ही अफेक्ट नहीं करता बट ऑल्सो क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की सिचुएशन लाता है विच लेड देयर एक्सक्लूजन, वो बाहर होने लगते हैं, एक्सक्लूड होने लगते हैं। तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर लेड टू इनइक्वालिटी and that inequality leads to exclusion। बेसिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो मैं कहा था ना 2 सोशल डायमेंशन हम करेंगे, कि इक्वालिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो इनइक्वालिटी ये होगी, और सेकंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या, द सोशल जस्टिस बाय इट्स कॉन्सिक्वेंटली प्रोमोट्स। अब ये क्या करेगा, जब यूएससी आ जाएगा, अब यूएससी क्या करता है, यूएससी एम्स एट इक्विटेबल एक्सेस, यानी समान एक्सेस है सबके लिए, हर कोई एक्सेस कर सकता है सेम हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यूएससी एम्स एट इक्विटेबल एक्सेस, दैट इनइक्वालिटी खत्म कर दी उसने। तो एक्सक्लूजन की जगह इंक्लूजन स्टार्ट हो गया टू हेल्थ केयर फॉर ऑल द सिटीजन्स। देन इट कॉन्सिक्वेंटली, यानी एज अ रिजल्ट ये प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को ये प्रमोट करता है। यूएससी क्या करेगा,
इक्वालिटी लाएगा, मतलब एक्सेसिबिलिटी लाएगा, जिससे इक्वालिटी आएगी, दैट इक्वालिटी लीड्स टू सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, समानता सामाजिक न्याय की प्राइमरी प्राथमिक परिभाषाओं में से जो है वो समानता है। तो जब एक्सिस आपकी बराबर है तो देयर इज अ इक्वालिटी, एंड व्हेन देयर इज अ इक्वालिटी देयर इज अ सोशल जस्टिस। तो हमने करा सोशल जस्टिस किस किस डिस्पैरिटीज को अलग कर देता है, बाय एलिमिनेटिंग द डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी बेस्ड ऑन स्टेटस, जेंडर, रीजन एक्सेट्रा। ठीक, ये डिस्कस कर लिया। अर्बन रूलर विद अर्बन रूलर, आई थिंक ये ठीक से आया नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ओके, आई थिंक ये आया नहीं है इसमें, अलग से डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे ये। देन हमने चैलेंजेस, जो हमने ये कर लिया, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने कर ली। तो हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लिया। देन हम चैलेंजेस को, चैलेंजेस एक्चुअली वो पैराग्राफ वो पेज पूरा आया नहीं है, तो जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो वी विल प्रोवाइड इट। So it's like although there are several speed breaker in implementing the USC, and the first among them is funding. So it's something like this. Although there are several speed breakers, means कई सारे challenges है in implementing USC, and first among them are, first among them is first among them is funding। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, नेक्स्ट में हमने ये चैलेंजेस में नहीं लिखना है वहाँ पे, मतलब हमने ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करा, तो हमने अब हम नेक्स्ट स्टेट में अपने नेक्स्ट सब एक्सपेक्ट पे गए हैं, चैलेंजेस पे। तो ऑल दो देयर आर सेवरल स्पीड ब्रेकर्स, मीन्स देयर आर सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, और भी हमारे कि वहाँ पे अभी इस सिग्निफिकेंस के अलावा हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं यूएससी को लगाने में, और उनमें जो सबसे पहली है वो है फंडिंग की। ठीक है, तो फिर हम बजट का डेटा डालेंगे इसमें फंडिंग में। तो एज इट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट
एज इंडिया रिक्वायर्स एटलीस्ट 2.5% स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर। ठीक है, एज इट रिक्वायर्स substantial financial support। ठीक है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो कितना चाहिए? एज इंडिया रिक्वायर्स 2.5%, बजट का 2.5% स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर, यानी पर ईयर के हिसाब से आपको इतनी स्पेंडिंग 2.5% स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और ये डेटा हमें कहाँ से आया है? एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे ने बताया कि वी हैव रिक्वायर्ड 2.5% स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर। हमें 2.5% बजट का पर ईयर हम अगर खर्च करेंगे, देन वी आर एबल टू अप्लाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, हम हेल्थ कवरेज को तब अप्लाई कर सकते हैं देन व्हेन वी हैव स्पेंट दिस मच अमाउंट, इतना अमाउंट को जब हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमें किसने बताया? इसने, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देयरफॉर देयरफॉर it is very challenging for low income group countries such as India। हम्म तो यहाँ से हमने चैलेंजेस को स्टार्ट करा कि ऑल्दो देयर आर सेवरल स्पीड ब्रेकर्स इन इम्प्लीमेंटिंग, देयर आर सेवरल स्पीड ब्रेकर इन इम्प्लीमेंटिंग द यूएससी, एट फर्स्ट अमंग देम इज फंडिंग। हमने सबसे पहले फंडिंग की बात करी। देन कितनी फंडिंग चाहिए? दिस मच अमाउंट ऑफ फंडिंग हमें चाहिए। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Secondly, the problem of human resource management and availability of health infrastructure. There is problem of human resource management and दूसरी क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है? ह्यूमन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। उतने हेल्थ प्रोफेशनल्स भी नहीं हमारे पास, यानी ना तो हमारे पास मैनेजमेंट, ना तो ह्यूमन रिसोर्स है, ना ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रोफेशनल्स
ठीक है, तो इसको भी फिर हम डेटा देंगे एज पर PIB देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर वर्किंग इन अर्बन एंड रूरल एरिया। तो PIB हमें बताता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस among doctors practicing in rural and urban area are 3:8:1। अगेन हमने सेकंड डिस्कस करा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रॉब्लम, और उस पर हमने एग्जांपल दिया। हम्म, ठीक है, फिर थर्ड चैलेंज, आफ्टर ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ करप्शन। ठीक है, हमने अब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को डिस्कस करा कि आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। करप्शन, सॉरी एंड नहीं होगा यहाँ पे, अच्छा ये कटा हुआ था। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, करप्शन इन हेल्थ केयर। ठीक है, करप्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट मोर देन मनी। ठीक है, नॉर्मल में करप्शन में देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मनी, बट व्हेन देयर इज अ करप्शन इन हेल्थ केयर, जब भ्रष्टाचार हेल्थ केयर सेक्टर्स में होता है, इट कॉस्ट मोर देन मनी एज द प्राइस ऑफ करप्शन इज पेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर यहाँ पे करप्शन होता है तो देयर इज द करप्शन इज नॉट ओनली ऑफ मनी, इट इज द करप्शन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो हमने करप्शन को यहाँ पे डिफाइन करा कि यहाँ पे हमें करप्शन खत्म करने की क्यों जरूरत है, वाई देयर इज अर्जेंट नीड कि हम करप्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे और एफिशिएंट बनाए, करप्शन को खत्म करें। देयरफॉर डिसेंट्रलाइजेशन, अब हमने सजेशन दिया, डिसेंट्रलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एफिशिएंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज नीड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, सजेशन क्या दिया हमने कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी जो बताया था डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी सिविल सोसाइटीज का पार्टनरशिप, यानी एनजीओज इनके साथ मिलके काम करना। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, करंट जो हमारा सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, और एफिशिएंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम कर ली। विथ ऑल द अबव प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लास्ट करी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेन्स द बिहेवियरल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। With all the above problem, the most important remains the behavioral and cultural factors of Indian society, which requires concentrate efforts. इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड कंसंट्रेट एफर्ट्स। सबसे ज़्यादा एफर्ट यहाँ लगेगा, यहाँ पे फंडिंग आ जाएगी, वी कुड मेक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वी कैन सॉल्व द ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, बट आफ्टर ऑल द कल्चरल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इज नॉट चेंजिंग, ऑल दैट इज गोन इनटू वेस्ट, फिर उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम बिहेवियरल ही चेंज नहीं कर पा रहे सब कुछ प्रोवाइड होने के बाद भी, तो कोई मतलब नहीं है। सो उसके लिए हमें कंसंट्रेट एफर्ट चाहिए टुवर्ड्स, किस लिए, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए। ठीक है, अब फिर हमने एक डेटा दिया कि वाई, जो बोला ना कि कुछ भी हो जाए, मतलब सब कर लो लेकिन बिहेवियरली लोग काम ही नहीं कर, वो जाना ही नहीं चाहते, तो कोई मतलब नहीं है। तो नीति आयोग का, एज पर नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इन ओसामाबाद, ओसामाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, दैट डिस्ट्रिक्ट
even having available infrastructure. After all the infrastructure, people don't go to hospital for deliveries. यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे पहले से, स्टिल लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हैं डिलीवरी के लिए, एंड दैट रिजल्ट इज इनटू हाई CMR यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है, और MMR मदर मोर्टेलिटी रेशियो। तो जो मृत्यु दर चाइल्ड की और मदर की है वो बहुत हाई है, डिस्पाइट देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे चैलेंजेस को सारे डिस्कस कर लिया, चुनौतियों को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, उनको हमें सजेशन, हम अब चैलेंजेस को कैसे टैकल करेंगे। देयरफॉर टू एड्रेस सच चैलेंजेस द फर्स्ट स्ट्रेटजी, अब हमने यहाँ पे पहली स्ट्रेटजी को डिस्कस करा, इज फंडिंग से रिलेटेड, इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड विच रिक्वायर्स इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट फॉर, अरे सॉरी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का किसमें, हेल्थ केयर में, ठीक है। तो फंडिंग की जो प्रॉब्लम है, अब इसको हम बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। विच माइट बी नेसेशिएट्स इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, नवोन्पोषी वित्तीय वित्त पोषण तंत्र, यानी इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, यानी हमें इनोवेट करनी पड़ेंगी फाइनेंशियल मैकेनिज्म, कुछ हमें नई मैकेनिज्म बनानी पड़ेंगी जिससे हम फाइनेंसेस को इकट्ठा कर सकें। तो वो क्या होंगी, इनका फिर हमने एग्जांपल दिया, सच एज इन केरला, केस स्टडी हो गया ये हमारा केरला, एक केस स्टडी भी दे दिया, एज इन केरला वेयर कम्युनिटी ओन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो जो वहाँ की कम्युनिटी है वो खुद फाइनेंस कर रही है उसको, कम्युनिटी ओन फाइनेंसिंग इज प्रिवलेंट, ठीक है। एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा और सेस फॉर हेल्थ, ठीक है। बता देना सेस क्या होता है। सेस होता है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम जो पैसे लगाते हैं किसी भी चीज पे, तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जो के लिए लगा है वहीं जाएगा वो पैसा। तो सेम जो सेस है, हम हेल्थ सेस को क्रिएट कर सकते हैं, इज आल्सो अ गुड आइडिया, ठीक है। हमने फंडिंग से रिलेटेड एक सजेशन दे दिया। हमने दूसरा, सेकेंडली सेकंड हमने ठीक, सेकेंडली देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, ठीक है। हेल्थ सिस्टम को secondly there is a huge need to strengthen the health system. Here we can took help of civil society organization, ठीक है। कि अब हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं अपने हेल्थ सिस्टम को, अगर हमें एफिशिएंट बनाना है तो इसके लिए हम हेल्थ सोसाइटी का ले सकते हैं, सच एज बिल गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। एंड फिर हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे, अगेन एग्जांपल, एनजीओ, सच वन ऑफ इट इज डॉक्टर एरोले एनजीओ। इनका एनजीओ क्या कर रहा है, विच इज डूइंग कमेंडेबल वर्क इन मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये एनजीओ हेल्थ केयर सेक्टर में मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में कर रहा है। मराठवाड़ा रीजन क्या है, सब विदर्भ मराठवाड़ा, ये लीवर्ड साउथ ऑफ माउंटेन में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता है, जो वेस्टर्न हमारा मानसून आता है, तो ये लीवर्ड साइड में पड़ते हैं रीजन, विदर्भ मराठवाड़ा। तो ये मार्जिनाइज्ड यानी पुअरर एरिया है महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे फार्मर सोसाइट्स की बहुत सारी न्यूज़ आपने पढ़ी होंगी मराठवाड़ा एंड विदर्भ वाले रीजन से। तो उस रीजन में डॉक्टर एरोलो का एनजीओ है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में दे आर डूइंग कमेंडेबल वर्क। और क्या कर सकते हैं, ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो है ना हमारे, उनको फर्दर स्ट्रेंथन करो। जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले तो हम उसको ही स्ट्रेंथन करें। तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र को स्ट्रेंथनिंग करना है, इज द नीड ऑफ द आवर
फॉर क्वालिटी एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स डेवलपमेंट। अगर हम ग्रामीण आयोग केंद्र को अगर हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं और वहीं पे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, देन वी विल प्रोड्यूस अ वेरी क्वालिटी एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स। हम एक बहुत ट्रेंड वर्कफोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे ग्रामीण आयोग केंद्र पे हम पे अभी ध्यान देना स्टार्ट करें। एंड गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, ट्रेनिंग तो प्रायोरिटीज क्या होंगी गवर्नमेंट की? ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। फॉर दिस अब गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, वी ऑलरेडी स्टार्टेड पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ट्रेनिंग गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस ऑल्सो अंडर आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत के अंदर देयर आर 83 लाख बेनिफिशियरी फैमिलीज, ठीक है, जिनको 5 लाख तक का साल का मिलता है। तो इट इज ऑल्सो मेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल। तो आयुष्मान भारत क्या है, यूएससी को ही प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। सो अंडर दिस टिल नाउ देयर आर 83 लाख बेनिफिशियरी फैमिलीज, जो कि 5 लाख पर ईयर पा रहे हैं, मिल रहा है इनको। हम्म और लास्ट हमने एक और एग्जांपल दिया, एनजीओ स्नेहल कैन बी रिप्लिकेट, एनजीओ स्नेहल सॉरी एनजीओ स्नेहल वर्क, सॉरी यहाँ पे वर्क कैन बी रिप्लिकेट which is doing exemplary work in anemia awareness generation। अनेमिया अवेयरनेस जनरेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो एनजी स्नेहल है इसका जो वर्क है इसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर मेकिंग कम्युनिटी मोर एंगेज्ड, कैसे इन्वॉल्वमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो ग्राउंड कैंपेन्स को कर रहा है। तो डिफरेंट वर्कशॉप्स वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका पूरा हम कंट्री के अंदर रिप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारा कर दिया, हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लिया, चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, सजेशंस दे दिए, वे फॉरवर्ड कर दिया। नाउ वी आर कंक्लूडिंग इट। ठीक है, कंक्लूड में हमने समराइज करा, दिस इज कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन एंड कंक्लूजन क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज द फंडामेंटल नीड ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो वी रीस्टेट इट विथ डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, कल बताते रीस्टेटमेंट समराइजेशन। फर्स्ट लाइन वी रीस्टेट इट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज फंडामेंटल नीड ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, एज, फिर हमने समराइज कर दिया जो जो यहाँ पर बात करी, एज इट प्रोवाइड्स इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रोवाइड्स अफोर्डेबिलिटी टू हेल्थ केयर, इंश्योर गुड हेल्थ, हेल्थ आउटकम्स अच्छा करता है, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन को कम कर देता है टू सिटीजन, एंड इन अ लार्जर कंटेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस। ठीक है, हमने इसको समराइज करना स्टार्ट कर दिया। ऑल दो देयर आर सेवरल चैलेंजेस लाइज अहेड ऑफ अस, हमारे पास जो हमने चैलेंजेस हैं बहुत जो हमने डिस्कस करे हैं, तो ऑल दो वी हैव मैनी चैलेंजेस, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, ऑल दो वी हैव सेवरल चैलेंजेस, so although there are several challenges lied ahead of us, but with strong commitment, sound policies and effective implementation, तो हमें क्या क्या लगेगा, we need a very strong commitment that we have to do it, करना ही करना है।
सेकंड साउंड पॉलिसीज, जो कि हमने डिस्कस करी, करप्शन को कम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, एनजीओ को लाना है, तो वी नीड साउंड पॉलिसीज एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, तो लास्ट में हमने खत्म करा, हेल्थ केयर इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन एंड एज अवर उपनिषद सेज, हमें उसी पे काम करना है। तो हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, तो हमने एक कोट के साथ करना था खत्म, स्ट्रॉन्ग कोट, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ठीक है, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी डिसीज फ्री। तो ये हमारा ऐसे हो गया, तो वी हैव डिस्कस इट। ठीक है, लिखना आप पहले लिख लिया हो अगर, देन कंपेयर कर लो आप इससे। इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करो, डायमेंशंस क्रिएट करने की कोशिश करो और डेली लिखिए इसको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।